Hi, all of you. Myself, Raju Vyasar from Mumbai. And as you all know, teaching accounts since last more than 40 number of years. Today, in this video, as you can see, we will introduce to you amalgamation, absorption, reconstruction, external reconstruction in a very simple language. Straight away we start. Let's see. First of all, you can see the word amalgamation. In amalgamation, there are two companies, maybe more, but as you can see on the screen, one company I have shown as AB, second company as CD. In amalgamation, basically, what happens? As you can see here, a new company is formed to take over the business of two or more old companies. क्या मतलब? दो कंपनी है, ये कंपनी भी बंद हो जाएगा और ये कंपनी भी बंद हो जाएगा. Fine. And both the companies will come together, forming a new company with a new name. स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा, यानी बंद हो जाएगा. ये भी कंपनी क्लोज हो जाएगा. ये दोनों कंपनी एक हो जाएगा और नए नाम से, यानी बेसिकली देखा जाए तो अगर ABCD कंपनी, अगर न्यू कंपनी का ये नाम है, तो AB कंपनी भी इसमें आ गया, CD कंपनी भी इसमें आ गया. ये दोनों कंपनी यहां आ गए और ये एक नया कंपनी बना अंडर द नेम ऑफ ABCD कंपनी. सो बेसिकली दो कंपनी एक होके, लेकिन याद रहे नए नाम से. ये कंपनी बंद, ये कंपनी भी बंद. बोथ द कंपनीज आर गोइंग इनटू लिक्विडेशन. ये हो गया एमलगमेशन. ओके. एब्जॉर्प्शन, यहां पर भी आप देख सकते हो कि दो कंपनी है, एक AB कंपनी, एक CD कंपनी. लेकिन यहां दोनों कंपनी क्लोज नहीं होने वाली. बोथ द कंपनीज आर नॉट गोइंग टू शट डाउन. क्या लिखा देखो, एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी. एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है? टेक ओवर. यानी एक कंपनी जो है दूसरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, चालू है, उसको टेक ओवर करेगी. अभी ये डायग्राम जो दिखाया, इसमें CD कंपनी जो है वो AB कंपनी को टेक ओवर करेगी. यानी AB कंपनी बंद, दैट विल गो इनटू लिक्विडेशन, और CD कंपनी चालू, और वो तो बड़ा हो जाएगा, दैट विल बिकम अ बिगर कंपनी. सो CD कंपनी एब्जॉर्ब्स, टेक ओवर AB कंपनी. इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. याद रहे, इन एब्जॉर्प्शन ओनली वन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन. रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल, एक ही कंपनी है AB कंपनी. क्या लिखा है देखो, a new company is formed to take over the business of an existing company which mostly is a loss making or a sick company. ये कंपनी है AB कंपनी, जो लॉस मेकिंग कंपनी है या नुकसान कर रही है, सिक लिखा शब्द मैंने. ये कंपनी बंद हो जाएगी. याद रहे, यहां एक ही कंपनी है, जबकि एमलगमेशन में हमने दो दिखाया, एब्जॉर्प्शन में भी हमने दो कंपनी दिखाया. यहां एक ही कंपनी है, ये कंपनी बंद हो जाएगी, गोज इनटू लिक्विडेशन, और एक नया कंपनी स्टार्ट होगा अंडर न्यू नेम CD एंड कंपनी. हियर इट इज ओनली वन कंपनी, माइंडेड. ओके. वही कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो करके एक नए नाम से
नई कंपनी बन के बाहर आएगी। लिक्विडेशन एक ही कंपनी का होगा। अब तीनों सिचुएशन में, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल में, तीनों में लिक्विडेशन शब्द कॉमन है, मतलब कंपनी बंद। अगर एमलगमेशन का क्वेश्चन आया स्टूडेंट को, तो उसको एबी कंपनी की बुक्स क्लोज करना है, रिपीट सीडी कंपनी की बुक्स को भी क्लोज करना होगा, यानी उसको एक ही काम दोबारा 2 टाइम्स करना पड़ेगा। इसको क्लोज करो और इसको क्लोज करो। दूसरी बात, ये दोनों कंपनीज जो है, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं वेंडर कंपनीज। हम क्या बोलते हैं? वेंडर। वेंडर सेलिंग बोलते हैं, सेलर। तो ये वेंडर कंपनी, ये वेंडर कंपनी, और ये जो न्यू कंपनी में बार बार बोला, इट इज कॉल्ड एज परचेसिंग कंपनी। क्या बोलते हैं उसको? बराबर है ना, परचेसिंग कंपनी, क्योंकि ये कंपनी एबी को और सीडी कंपनी को परचेस करती है, टेक ओवर करती है, लेती है। सो दीज आर टू वेंडर कंपनीज, फाइन, एंड दिस इज द परचेसिंग कंपनी। सिमिलरली यहां पर भी वही बात है, ये वेंडर कंपनी है और ये परचेसिंग कंपनी है, क्योंकि सीडी कंपनी परचेसिस एबी कंपनी, फाइन। ये वेंडर कंपनी, ये परचेसिंग कंपनी। अब याद रहे, मैं तो स्टूडेंट्स के एंगल से ही पढ़ा रहा हूं। परीक्षा में आपको इन द एग्जामिनेशन, पहला तो आप नीचे का बॉटम लाइन ऑलवेज पढ़िएगा कि क्या पूछा गया है, व्हाट हैव दे आस्क्ड। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स या पास जर्नल एंट्रीज, व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम डिमांड्स। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि दे आस्क यू टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड क्लोज द बुक्स। ये क्लोज द बुक्स तो लिखना है क्योंकि वो कंपनी बंद होना है। तो कौन से अकाउंट्स हमको ओपन करना पड़ेगा? मेन अकाउंट है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, द फर्स्ट वन। उसके बाद में आया ओनर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। एक छोटा सा वर्किंग माना जाता है कैश बैंक अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट और इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। ये 1 2 3 4 5, ये 5 अकाउंट्स आपको जनरली हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। याद रहे, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो फिर सर ये क्या लिखा? यस, कोई कोई क्वेश्चन के अंदर डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन यू सॉल्व। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दो दिए, मतलब देर आर इक्विटी शेयर होल्डर्स एज वेल एज देर आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी है, देन यू विल हैव टू ओपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ऑल्सो। और अकॉर्डिंगली, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, वैसा अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इफ देर आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, then you open preference shares in new company account. So these two accounts, I may not say compulsory, but if you see the question, if you find preference shares there, then you have to open these last two ledger accounts. ये हो गया लिस्ट आपका, बाद में नोट कर देना, अभी खाली आप सुनिए ध्यान से। अब सर क्वेश्चन आपको जो दिया गया होगा उसमें आपको एक कंपनी का बैलेंस शीट मोस्टली हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में मिलेगा। What they will give you in the question is mostly a balance sheet in a horizontal format, जो अभी दिख रहा है। ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल और मैंने लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट एज आई टोल्ड दिस मे बी देयर, मे नॉट बी देयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का लेजर तो बनाना ही बनाना, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लेजर अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया है तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लेजर बनेगा, फाइन।
इसके बाद ये रिजर्व एंड सरप्लस है, ये बोरोड फंड्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो दैट इज व्हाट वी कॉल पीएल डेबिट बैलेंस. सो दे विल गिव यू वन बैलेंस शीट ऑफ दिस फॉर्मेट. ओके फाइन सर. बाद में सर मुझे क्या करना है? ओके बाद में आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया, एक एटलीस्ट हाफ अ पेज का रियलाइजेशन अकाउंट, फाइन. इक्विटी शेयर होल्डर्स उसके नीचे बनाओ. प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिपेंड्स, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो ही बनेगा, अभी अभी बताया आपको. फिर बोले कैश अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी. और अगर वो प्रेफरेंस वाला मामला है, अगर वो प्रेफरेंस वाला मामला है तो आपको एक सिमिलरली क्या बनेगा? सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स in new company account, but depends. Once again I use the word depends. ओके सर मेथड बताओ, करना क्या है मुझे? बताता हूं भाई. अभी खाली आप सुनना, बाद में नोट करना है तो कर लेना, दूसरी बार वीडियो को चलाना, इसमें क्या बात है. करेक्ट, फाइन. सबसे पहले सर क्या लिखा आपने? नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड अगर प्रेफरेंस कैपिटल है तो दैट यू ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. मतलब प्रॉब्लम शुरू कैसे करना मैं बताऊंगा. 2 नोट हम लोग पढ़ लेते हैं. दूसरा नोट, रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां लेके जाना सर उसको? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड एक्सेट्रा. ओके सर ये 2 नोट का मीनिंग बताओ. एग्जैक्टली देखिएगा आप इधर, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं. 1 नंबर नोट में लिखा कि बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल उसको कहां लिखना? उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में लिखना. रिजर्व्स को सर कहां लिखना? रिजर्व्स एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना. बताता आई शो यू. ये किसी भी क्वेश्चन का छोटा बड़ा का स्टार्टिंग है. अब ये देखो, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स में लिखना है. बाय, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन, और वीडियो लंबा नहीं होए करके ध्यान रखना पड़ता है. स्टूडेंट ज्यादा देर देखता नहीं है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फाइन. और अगर प्रेफरेंस कैपिटल है, अगर है तो उसको यहां पर बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइम बचाने की दृष्टि से. सो इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. ये नोट नंबर 1. सर दूसरे नोट में क्या लिखा था? दूसरे नोट में लिखा था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां लेना है सर? उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेना है. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना है. फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं. अभी जैसे जनरल रिजर्व, ओके फाइन, ऐसा लिखना है बाय जनरल रिजर्व. हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके फाइन, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम. शॉर्ट में लिखा एक्सप्लेन करने के लिए. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स अकाउंट. इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? कंपनी का मालिक है, ओनर है. तो कुछ भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब उसको ही लेना है. फाइन, ओके. चलो 1 नंबर 2 नंबर हो गया सर. हाँ चलो 3 नंबर क्या लिखा है सर ने? पढ़ो. ऑल लॉसेस, क्या लिखा? लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहां लेना है उसको? डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. याद रहे इक्विटी शेयर होल्डर ओनर है. प्रॉफिट भी ओनर के जेब में, लॉस भी ओनर को ही बेयर करना है.
तो आगे हमने देखा रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो सब प्रॉफिट्स है। यहां हमने लिखा लॉसेस। अब लॉसेस है तो कहां जाएगा, वो डेबिट में जाएगा, लेकिन ओनर बेयर करेगा। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल पीएल डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस आपको तो मालूम है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और मे बी डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन एक्सेट्रा। ओके सर, एक और पढ़ लेता हूं। कैश एंड बैंक बैलेंस को कहां लेना है, उसको कैश बैंक अकाउंट में लेना है। ओके, ये एसेट से आएगा। ये सब कहां से आएगा, ये सब एसेट साइड में, और एसेट साइड से आएगा इसलिए तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा। समझ में आया? हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल एसेट्स डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ये देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। ये हम आए, ये इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर है। अभी मान लो क्वेश्चन में लॉस है, लॉस कहां होगा, ये देखो आप बताया मैंने, ये देखो यहाँ, ये लॉस है। और मिसलेनियस एक्सपेंस भी इधर है, कौन सी साइड में है, एसेट है, ऑल एसेट शो डेबिट बैलेंस, याद तो रहेगा अभी। तो कहां दिखाना है उसको, डेबिट में। लेकिन लॉसेस सब बेयर कौन करता है, ओनर। ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है। तो चलो भैया, इक्विटी शेयर होल्डर का लेजर किधर है, ये रहा। तो यहां पर आपका लॉस है तो यहां लिखेंगे 2PL डेबिट बैलेंस। अच्छा, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या कोई भी मिसलेनियस में एक लिखता हूं खाली समझाने के लिए। तो कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंस होगा, टू शेयर इश्यू एक्सपेंस, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, टू अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट में जाएगा। फाइन सर, कैश किधर, ये बताता हूं। ये आपका कैश अकाउंट है, कैश एंड बैंक, नो डाउट। हाँ, तो कैश का बैलेंस यहां आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फाइन, कैश बीइंग एसेट शुड शो क्या, डेबिट बैलेंस। एग्रीड? यस सर। चलो, फिर ये 1 2 3 4 नोट हो गया आपका। मंगते बाद में इसको कॉपी करना, पॉज करके जो भी ठीक लगे आप, हाँ स्क्रीनशॉट मोबाइल होगा तो। चलो 5 नंबर और 6 नंबर, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ रियलाइजेशन, रिमेनिंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि आपका जो बैलेंस शीट है, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, यूं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल गया इक्विटी शेयर होल्डर में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में, रिजर्व्स गया इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, मिसलेनियस एक्सपेंस लॉसेस ये गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में। यानी कि भैया अगर अपन ध्यान से देखें तो ये चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया, मतलब रिजर्व्स, हाँ इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब, हाँ ये सब एक्चुअली हम लोग ने लिख लिया, ये सब लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब क्या बचा, एसेट साइड में बचेगा फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो करंट एसेट्स, स्टॉक डेटर्स वगैरह, लोन्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वगैरह, शॉर्ट में। बाकी बचा हुआ एसेट्स और बाकी बचा हुआ लायबिलिटीज कहां लेके जाना, इधर। assets will be taken on to the debit and liabilities will be taken या transferred on the credit of the realization account। यानी कि स्टूडेंट यहां लिखेगा टू प्लांट एंड मशीनरी, हाँ यहां लिखेगा टू फर्नीचर, हाँ करंट एसेट बोलेगा तो डेटर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं खाली समझाने के लिए, बराबर है। स्टॉक होगा तो स्टॉक लिखेगा, हाँ इन्वेस्टमेंट लिखेगा। फाइन, सो रिमेनिंग एसेट्स are transferred on the debit of realization account and remaining liabilities, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलूं तो मैं बेटर रहूंगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले का, आपका लोन्स है, ठीक है भाई, हाँ आपका क्रेडिटर्स है, हाँ आपका कुछ आउटस्टैंडिंग है, हाँ बिल्स पेबल है, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यानी शेयर कैपिटल छोड़ो, रिजर्व छोड़ो,
बाद में जो आप बैलेंस शीट में देखते हो वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। प्लीज रिमेनिंग लायबिलिटीज ऑन द क्रेडिट, रिमेनिंग एसेट्स ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये स्टेप आपका पूरा बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगा। यानी जो बैलेंस शीट आपको दिया है इसमें का हर एक पार्ट आपने कवर कर लिया, प्रॉपर जगह पर उसका पोस्टिंग हो गया। फाइन, बोले यस सर, मेरा आधा काम यहां पर हो गया। सर व्हाट नेक्स्ट, ये तो मेरा पोस्टिंग हो गया, बताते हैं। एक यहां पर मैंने लिखा है कि कैश एंड बैंक बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली इफ इट इज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। कई बार न्यू कंपनी जो है वो कैश बैलेंस टेक ओवर नहीं करती है। मेनी टाइम्स ऐसा होता है, प्रॉब्लम में लिखा रहता है ब्रैकेट में एक्सेप्ट कैश, और कई बार कैश टेक ओवर होता है। तो अगर कैश न्यू कंपनी ने टेक ओवर किया, आई रिपीट, इफ कैश इज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, तो क्या, तो कैश में ये जो बैलेंस है आपका, जो भी है, दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसको क्लोज कर देना, मैटर ओवर। अब ये क्रेडिट साइड है, फाइन, तो क्रेडिट साइड से रियलाइजेशन अकाउंट में इधर आपको ये डेबिट में आ गया टू कैश एंड बैंक। तो वो नोट बराबर पढ़ो आप कि कैश बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में कब लेने का, कब ट्रांसफर करने का, व्हेन शुड आई ट्रांसफर, व्हेन कैश इज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। सर अगर नहीं टेक ओवर हुआ तो ट्रांसफर मत करो बाबा, लेट इट रिमेन देयर, फिर वो यहीं रहेगा, देन डोंट ट्रांसफर। फाइन, ओके। अब एक वर्ड आपको आगे पढ़ता हूं, देखो एक वर्ड इस टॉपिक में बड़ा कॉमन है जिसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन ऐसा चालू भाषा यूज करे तो परचेस प्राइस बोल सकते हो। हम कोई चीज खरीदते हैं, फाइन, वी परचेस समथिंग, देन वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट, कीमत तो देना पड़ेगा। तो वो जो हम चुकाते हैं, दैट इज द परचेस प्राइस कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि एक परचेसिंग कंपनी है और वो एक दूसरा कंपनी को परचेस करती है, टेक ओवर करती है। अब फोकट में तो नहीं है, बराबर, इट इज बॉट एट अ प्राइस, तो वो प्राइस चुकाना पड़ता है। आज मैं कुछ खरीदता हूं तो आई हैव टू पे, नाउ आई मे पे बाय चेक, आई मे पे कैश और एनी अदर मे बी मोड ऑफ पेमेंट, बट आई हैव टू पे। सो परचेस कंसिडरेशन का मतलब है टोटल पेमेंट मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेटा है कौन, ये ओनर है। तो ओनर, अभी मैं एक कार खरीदता हूं तो उसका पेमेंट किसको करूंगा, कार के ओनर को करूंगा, बराबर है। अब कैश दूं क्या दूं अलग बात है, बट आई हैव टू पे टू द ओनर। सो हु इज द ओनर, ओनर इज इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो वो भी ओनर है। अच्छा, याद रहे जो भी आप उसको देते हो, मान लो आपने एक कंपनी परचेस किया, आपने 50 लाख दिया, तो 50 लाख जो आप उसको दे रहे हो, दैट इज परचेस कंसिडरेशन। अब हो सकता है 50 लाख में से 20 लाख आप कैश दे रहे हो, 30 लाख आप शेयर्स के तौर पे दे रहे हो, दैट प्रॉब्लम विल स्पीक। वो आपका प्रॉब्लम आपको बताएगा कि कैसे परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट हुआ। याद रहे, पीसी शॉर्ट में बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन विल नॉट इंक्लूड पेमेंट मेड बाय द परचेसिंग कंपनी टू डिस्चार्ज, मतलब पे द डिबेंचर्स, अदर लायबिलिटीज और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ द वेंडर कंपनी। ये पीसी के अंदर इसको हम नहीं लेते, मैं अभी बताऊंगा आपको 2 मिनट में, बट ये ध्यान में रखना, मैंने अलग कलर से लिखा है इसको। अब स्टूडेंट तुरंत पूछेगा सर परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। किसी किसी क्वेश्चन में जब आप
प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, डायरेक्ट लमसम वो लोग एक फिगर दे देते हैं कि परचेस कंसिडरेशन 50 लाख, तो आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टोल्ड, इट इज कॉल्ड लमसम मेथड। फिर 50 लाख किधर से आया, कैसे आया, यू नीड नॉट बोदर, आपको चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट, नेट एसेट्स मेथड। सर इसमें क्या करना है, इसमें एसेट्स टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, और ब्रैकेट में एकदम खास पढ़ना, ब्रैकेट में लिखा है, बराबर पढ़ना है। क्या लिखा है बेटा, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू याद रहे, बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स है, जो अमाउंट लिखा गया है बैलेंस शीट में, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब प्रॉब्लम के नीचे आपको दिया जाता है कि फर्नीचर वॉज टेकन ओवर एट सो एंड सो वैल्यू, मशीनरी वॉज टेकन ओवर एट सो एंड सो वैल्यू, वो सब आपका रिवाइज्ड या एग्रीड वैल्यू है। तो पीसी के कैलकुलेशन में आप एक लिस्ट बनाओगे और उसमें एग्रीड वैल्यू आपको लिखना, और अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है उसको लिखने का। ओके, अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, उसके बारे में नया कोई रिवाइज्ड या एग्रीड वैल्यू नहीं दिया है, तो यू हैव टू राइट डाउन द सेम बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में है। लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी, फिर से बोल रहा हूं, एक्सटर्नल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको इसके अंदर आपको जो है क्या करना है, आपको इसके अंदर शेयर कैपिटल छोड़ देना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको छोड़ देना है, और फिर बाकी का यानी कि लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, करंट लायबिलिटीज, ये सब आपको लेना है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा आगे और बताना चाहता हूं। अभी कैसे जाएंगे इसको आगे, इसका यहां से, हाँ ये थोड़ा यहाँ पे अटक गया लग रहा है, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको वापस से शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला मेथड आपको हमने बताया, वो है क्या बोलते हैं, आपको बोला मैंने नेट एसेट्स मेथड। एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर लेस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर गिव्स यू परचेस कंसिडरेशन। सर दूसरा मेथड बताओ, फाइन। दूसरे मेथड में ऐसा है, सेकंड मेथड, उसको बोलते हैं पेमेंट मेथड। क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट मेथड। सर पेमेंट मेथड में क्या होता है, पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बस। सर कैसा लेना, थोड़ा दिखाओ तो जरा, मैं देखता हूँ। शेयरिंग इसका थोड़ा स्टॉप हो गया था बीच में शायद, आई चेक आउट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ये अपना इधर शेयरिंग वाला पार्ट है जो कि स्टॉप हो गया था, शेयरिंग होना यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या अगर ये स्टॉप हो गया है तो ये शेयरिंग वाला जो पार्ट है जो किसी कारण से यहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है। लेकिन मेथड में बता देता हूं आपको, मेथड में हमने क्या बताया, मेथड में हमने आपको ये बताया कि नेट पेमेंट मेथड, जो आप थोड़ा देख सकते हो, जो दूसरा वीडियो बना लूंगा उसमें मैं आपको डाल के दे दूंगा, लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हो नेट पेमेंट मेथड में ऐसा है कि हाउ मच पेमेंट यू मेक टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस हाउ मच पेमेंट यू मेक टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसका टोटल मारने का। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने समझो 5 लाख दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने समझो 2 लाख दिया। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने जो भी पेमेंट किया 5 लाख 2 लाख, टोटल कितना पेमेंट हुआ, बोले टोटल 10 लाख का पेमेंट। तो क्योंकि 10 लाख का पेमेंट हुआ, योर परचेस कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज 10 लाख। और याद रहे, प्रॉब्लम आपको बताएगा
कि ये परचेस कंसिडरेशन सेटिस्फाई कैसे हुआ। सेटिस्फाई का मतलब है शेयर्स दिया या कैश दिया, शेयर बोले तो इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, क्या दिया, ये सब आपको प्रॉब्लम के अंदर बताया जाएगा। अब मुझे ये वीडियो यहाँ स्टॉप करना होगा, मैं पार्ट 2 अभी ले लूंगा। इसका शेयरिंग नहीं हो रहा है तो मैं आपको ये आगे का जो पार्ट है वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो मैं चेकआउट करता हूँ और दूसरे वीडियो में अभी पार्ट 2 करके मैं आपको बताऊंगा। सो फिलहाल ये इतना आपका बेसिक नॉलेज जो है पीसी तक। अब आगे वाले में मैं आपको उसका जर्नल एंट्रीज, उसका पोस्टिंग, ये पार्ट मुझे बताना बाकी है। तो आई स्टॉप फॉर अ फ्यू मिनट्स हियर एंड वील मीट वंस अगेन इन पार्ट 2. So I stop over here. Let's see. Bye everyone.